चैप्टर 74 टीडीएस। टीडीएस ऐसे ही बताया आप लोग को। टीडीएस क्या है? एक तरीके का एडवांस टैक्स है। बहुत लोग टीडीएस को एक्सपेंस समझ लेते हैं कि मेरे अमाउंट सैलरी से इतना पैसा कट गया, खर्चा हो गया। तो टीडीएस खर्चा नहीं है। टीडीएस क्या है? एडवांस टैक्स है आपका। मतलब आपने एक तरीके से एडवांस टैक्स दे दिया, अगर उस टाइम नहीं कटेगा तो कब आपको पे करना पड़ेगा? जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब पे करना पड़ेगा। अगर उसी टाइम कट चुका है तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उतना अमाउंट जैसा हमारे में आपने देखा टैक्स पेड रहेगा। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी उससे कम है तो आपको डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा? रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, ये जीएसटी की तरह नहीं है कि रिफंड नहीं ले सकते। आप इससे क्या ले सकते हैं? रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, well, the concept of TDS was introduced in the Income Tax Act 1961 with the objective of deducting the tax on an income at a source of a income. आपको बोला था कि नॉर्मली टीडीएस मतलब टैक्स कब हमें देना होता है? नेक्स्ट ईयर देना होता है, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। लेकिन कुछ इनकम के लिस्ट है जिसको टीडीएस रेट चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे अगर वो इनकम आप अर्न कर रहे हैं तो इंस्टेंटली जो पेयर है, मतलब जो अमाउंट पे कर रहा है, वो आपको टीडीएस काट के उसको पे करना है। आगे देखेंगे, इट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स विच इंश्योर्स रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इसे क्यों किया? कि उसके पास रेगुलर फ्लो रहे इनकम का, है ना। ऐसा नहीं कि आपको सबसे नेक्स्ट ईयर ही लेगा, तो फिर जो एक रेगुलर फ्लो होना चाहिए वो फ्लो नहीं हो पा रहा था। तो इसकी वजह से इन्होंने कुछ इनकम पे क्या लगा दिया? टीडीएस लगा दिया। क्या सीखेंगे सर? टैली प्राइम में कैसे टीडीएस को इनेबल्ड करें, मास्टर्स कौन कौन से बनेंगे फॉर हैंडलिंग द टीडीएस, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स कैसे करेंगे, एंड टीडीएस रिपोर्ट देखेंगे। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ एक कंपनी जिसका नाम क्या है? इन्फोटेक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है? इनेबलिंग आपके कोई कंपनी ओपन कर लेता हूँ। जीएसटी के जस्ट नीचे किसका है? टीडीएस के। बोला क्या क्या आपको डिटेल्स भरना है? टैन रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या करना है सर? मतलब इनकम टैक्स अगर आपको पे करना है तो क्या करना होता है सर? हमको पैन नंबर लेना पड़ता है। उसी तरीके से अगर आपके ऊपर टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको क्या करना होगा? टैन का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। किसका लेना होगा? टैन का रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जिसमें आपको एक टैन नंबर मिलता है जिसको टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैन का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस काटने की तो आपको क्या कर कैसे काटेंगे आप टीडीएस? आपको जमा करना पड़ेगा ना। इसका एक अलग पोर्टल है ट्रेसेस के नाम से। जब भी हम लोग जब 26 ईयर्स डाउनलोड कर रहे थे तो हमको कहाँ पे उन्होंने रिवर्ट कर दिया? ट्रेसेस के पोर्टल पे कर दिया था। ये पोर्टल किस चीज का है सर? ट्रेसेस का है ये किस चीज का है सर? टीडीएस का पोर्टल है। किसका पोर्टल है? टीडीएस का पोर्टल है, राइट। तो हमको अकाउंट ओपन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है टीडीएस पोर्टल्स पे, जिसपे हमें एक अकाउंट नंबर मिलता है। उसे क्या बोलते हैं? टैन नंबर। क्या बोलते हैं? टैन नंबर का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। फिर डिडक्टर टाइप में आपको क्या लिखना पड़ेगा? आप क्या है, मतलब टीडीएस काटने वाला कौन है? प्रोप्राइटरशिप फर्म है कि कंपनी है कि पार्टनरशिप फर्म है? तो यहाँ हमने क्या सेलेक्ट कर लिया सर? कंपनी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक होता है रेट्स एंड एग्जेम्पशन डिटेल्स। आपको बता दूं, जैसे कई बार इन्होंने सिस्टम दे रखा है कि अगर आपके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी कम है, जैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया ये इनकम पे हम 10% टीडीएस काटेंगे,
और आपको लगता है कि नहीं यार मेरा इनकम ही इतना नहीं है कि इतना टीडीएस हो, आ रही बात समझ में? तो आप टीडीएस का एक फॉर्म आता है, लोअर रेट चार्ट का फॉर्म आप जमा कर सकते हो उसका, ठीक है, परमिशंस लेके आप एक्सेप्ट वो करा के अप्रूवल करा के लोअर रेट चार्ट। तो जैसे आप आए तो मैं सैलरी पे मान लो या कमीशंस पे या 194 जे पे कॉन्ट्रैक्ट इनकम पे कितना टीडीएस काट रहा हो सर, 1% या 2% जैसा केस हो, और आप क्या ले आए कि सर नहीं हमारे पे टीडीएस रेट चार्ट हमने एक अप्रूवल कराया है 0.25% से, इसको बोलते हैं टीडीएस चार्ज ऑन लोअर रेट। तो अगर वो फॉर्म आप हमको देते हैं तो हम कितने परसेंट से काटेंगे, 0.25। और बहुत बार लोग क्या कर लेते हैं, एग्जेम्पशंस करा लेते हैं सर कि नहीं हमारे पास इनकम इनकम नहीं है, हमारा फॉर्म ऑलरेडी लॉस में चल रहा है तो मुझसे टीडीएस ना काटा जाए। तो उस केसेस में उनको क्या लेना पड़ेगा, एग्जेम्पशंस का उनको फॉर्म बनवाना पड़ता है। तो अगर आपको कोई पार्टी लोअर रेट चार्ट का अगर फॉर्म दे देती है या एग्जेम्पशन का दे देती है तो उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना है। आ रही बात समझ में? क्या लिखा देखो यहीं पे, इग्नोर आईटी एग्जेम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, नहीं ये नहीं करना है कुछ, बस आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भर के एक्सेप्ट कर लेना है। क्या लिखा है, हाँ, पूरा अभी रेट चार्ट पे अभी डिस्कस करेंगे आगे। एक रेट चार्ट है जिसमें एक है इंडिविजुअल एचयूएफ और दूसरा अदर्स, दो रेट हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एक रेट है और अदर्स मतलब फर्म है कंपनी है तो उसके लिए अलग रेट है। और पूरे इनकम का लिस्ट है कि ये इनकम है और इस इनकम पे इतना, इसको थ्रेशोल्ड लिमिट करते हैं, उससे ज्यादा अगर आप पे कर रहे हैं तो आपको ये रेट से क्या करना है, टीडीएस काटना है। दैट इज कॉल्ड टीडीएस रेट चार्ट, जो एवरी ईयर चेंज होता है। तो हमें करेंट, जैसे अभी करेंट फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है 23-24, तो हमें अगर टीडीएस काटना है, हमारे पास लाइबिलिटीज है टीडीएस काटने का, तो अपन क्या करेंगे, हम लोग टीडीएस रेट चार्ट को क्या कर लेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए डाउनलोड कर लेंगे और उसके बेसिस पे काटेंगे। तो मैंने नहीं दिया, रुको मैं गूगल से डाउनलोड कर, आपको क्या करना है, क्या लिखना है, टीडीएस रेट चार्ट फॉर 23-24। ये जो क्या लिखा है सेक्शन 190, ये आपको समझना होगा। अगर 192 किसके लिए है, सैलरी के लिए, पेमेंट ऑफ, एक होता डिडक्टर जो काट रहा है, एक होता डिडक्टिव जिससे काट रहा है, वो चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सर, इसका मतलब ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय से हम लोग कितना सैलरी देते हैं, प्लस उससे हम पूछ लेंगे कि आपके पास कोई अदर इनकम और है क्या। अगर बोलता है तो इस टोटल इनकम को निकालेंगे, मतलब सैलरी हम जितना दे रहे हैं, मान लो 50,000 दे रहे हैं तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी, 6 लाख। अदर इनकम के बारे में पूछेंगे और आप इनकम कहाँ कहाँ से कमाते हैं, वो बोलेंगे हाँ सर मैं अपने अपना घर रेंट पे दे दिया है, फला ये किया है, ये कमीशन, सबका डिटेल लेके उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे स्लैब रेट के बेसिस पे। मान लो टैक्स कैलकुलेट हुआ 1,20,000, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, कितने मंथ्स होते हैं 12, तो हर महीने 10,000, इसको बोलते हैं एवरेज बेसिस पे टीडीएस रेट चार्ट, टीडीएस काटना। हर महीने उनके सैलरी कितना काट लिया जाएगा, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, ठीक है। हर महीने उसकी सैलरी से 10,000 रुपए टीडीएस के रूप में काट लिया जाएगा, इसको बोलते हैं एवरेज बेसिस पे टीडीएस चार्ट। यहाँ क्या बोला है, ऐसे पूरे सेक्शन है 192 है, प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ, है ना। अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ से, मान लो आपने ईपीएफ दिया हुआ है, उसकी मेच्योरिटी से पहले अगर आप पैसा मतलब पीएफ का पैसा निकालते हैं, प्री मेच्योर समझते हो, जैसे पीएफ का रूल है कि 6 महीने या इतने दिन के पहले आप नहीं निकाल सकते पीएफ का पैसा, लेकिन अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो सर। अगर निकालते हो प्री मैच्योर
और 50,000 से ज्यादा क्या लिखा है, कितना टीडीएस कट जाएगा, 10% कट जाएगा। और एक चीज में और होता है, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो उस केसेस में 20% कटता है, 20% या टीडीएस रेट विच एवर इज हायर। जैसे कुछ इनकम में ना 30% टीडीएस रेट है, तो उस केस में फिर आप थोड़ी ना बोलोगे कि सर हमारे पास पैन नहीं है तो मेरे से 20 काटो। तो रूल्स क्या बना है सब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिसमें 1%, 2%, 5%, 10% उस पर क्या कट जाएगा अगर पैन नहीं है तो 20%। इसलिए गवर्नमेंट बोला इफ यू डोंट हैव पैन, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, आप पैन नंबर डिटेल्स नहीं देते हैं, तो आपका टीडीएस रेट और 20% विच एवर इज हायर के हिसाब से टीडीएस काट लिया जाएगा। इसलिए कितना लिखा है, पैन नंबर इज नाउ 20% फ्रॉम द प्रीवियस मैक्सिमम मार्जिनल विदाउट अ पैन नंबर। क्या लिखा है, विदाउट अ पैन नंबर इज नाउ 20%। ऐसे पूरा लिस्ट है सर। 193 किसके लिए सर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब डिबेंचर वगैरह में पैसा लगा रखे हो आप। डिबेंचर मतलब सोचते हो जैसे एक शेयर्स होता है, एक डिबेंचर्स होता है। जैसे कंपनी जो होती है वो फंड कहां से रेज करती है, जैसे कल मैंने एक आईपीओ खरीदा, कंपनी जैसे ही जैसे उनको फंड रेज करना होता है तो दो मार्केट होता है, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, शेयर मार्केट में। तो प्राइमरी में किसके बीच कनेक्शन, किसके बीच लेन देन होता है, बैंक, नहीं नहीं बैंक नहीं, प्राइमरी में सर शेयर होल्डर्स एंड कंपनी के बीच ट्रांजेक्शन होता है। जैसे कल मैंने आईपीओ खरीदा माइक्रो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का 14,000 समथिंग का, तो वो पैसा डायरेक्ट किसके खाते में जाएगा, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं, आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे मान लो मैं एक कंपनी चला रहा हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं क्या इशू करूंगा, आईपीओ, अपने शेयर्स को, नए शेयर्स को ऑफर करूंगा। फिर उसके बाद जब एक बार आईपीओ इशू हो जाता है, उसके बाद जो लेन देन होता है सर, वो कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में नहीं होता है, वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में होता है। कोई पोर्टल पे मतलब शेयर मार्केट में शेयर बेच रहा है और कोई शेयर खरीद रहा है, समझ रहे हो बात को। वो पैसा कंपनी के खाते में नहीं जाता है, कंपनी के खाते में कब जाता है सर, फर्स्ट, पहला टाइम जब वो पैसे, जैसे किसान है, किसान क्या है सर, एक तरीके का कंपनी मान लो है, वो सब्जी ले आया, कहाँ, सब्जी मंडी में ले आया, सब्जी बेचा और पैसा ले लिया, दैट्स इट, दिस इज व्हाट आईपीओ। अब सब्जी किसके किसके बीच बिक रहा है सर, वहां ब्रोकर के थ्रू, बिजनेस टू बिजनेस के बीच में बिक रहा है, रिटेलर होलसेलर, उससे किसान को कोई मतलब है क्या, आज बात सुन। तो सर फिर कैसे बोला जाता है ये कंपनी का वैल्यूएशन इतना बढ़ गया, ये कंपनी का वैल्यूएशन, जैसे मान लो शेयर होल्डर ही तो ओनर है, और जैसे ही रेट बढ़ता है तो उस कंपनी की वैल्यूएशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जैसे कंपनी दो तरीके से फंड इशू करती, रेस करती है, एक शेयर्स के थ्रू और दूसरा लोन के थ्रू। लोन का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसे बोलते हैं डिबेंचर, ऋण पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋण पत्र। उसमें शेयर में कंपनी क्या देती है, वो ओनर होता है, शेयर जो खरीद रहा है वो क्या है, ओनर है, उसे डिविडेंड मिलता है, मतलब लाभ का अंश मिलता है सर। लेकिन जो डिवेंचर्स होता है उस पर क्या मिलता है सर, इंटरेस्ट मिलता है, वो लोन ली हुई है। तो डिवेंचर के केस में इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा कंपनी को, चाहे कंपनी कमाए या ना, राइट। तो अगर आपने किसी कंपनी का डिवेंचर्स वगैरह ले रखा हुआ है, तो कितना बोल रहे हैं सर, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 5,000 रुपीज, डिवेंचर्स 5,000, 8% सेविंग बॉन्ड्स 2003 और 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड, बॉन्ड 10,000 है ना, 10% बजट, मतलब टीडीएस कितना है, 10%, बजट 23, एग्जेम्पशन ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम लिस्टेड डिवेंचर्स हैज बीन रिमूव्ड। बोला एग्जेम्पशन कुछ आया है, क्या है एग्जेम्पशन 23 में, कि टीडीएस ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम लिस्टेड डिवेंचर हैज बीन रिमूव्ड, देयरफॉर टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड ऑन द इंटरेस्ट ऑन सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, है ना। तो 10% काटेंगे, लेकिन कुछ लिस्टेड डिवेंचर्स हैं उस पर क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, एग्जेम्पशन दे दिया, लिखा है ना, एग्जेम्पशन ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम लिस्टेड डिवेंचर हैज बीन रिमूव्ड। अच्छा, एग्जेम्पशन को रिमूव कर दिया, सॉरी, किस पे कर दिया, एग्जेम्पशन ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम लिस्टेड डिवेंचर हैज बीन रिमूव्ड, एग्जेम्पशन को रिमूव कर दिया, therefore tax has to be deducted on interest of such
डिवेंचर्स। ठीक है, अब टीडीएस काटा जाएगा, एग्जेम्पशन को रिमूव किया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है सर, कोई भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी 5,000 से ज्यादा थ्रेशोल्ड लिमिट, तो कितना टीडीएस कटेगा, 10% कटेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम अदर देन इंटरेस्ट फ्रॉम अदर देन इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज। ओके, अदर देन, अगर आप कोई भी इंटरेस्ट कमाते हैं किसके अलग अलावा, तो फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज, जैसे बैंक इंटरेस्ट, ये क्या है सर, ये 194A के तहत आता है। ठीक है, उस पर कितना टीडीएस है, 10%। कितना टीडीएस, 10%। फिर इंटरेस्ट फ्रॉम अदर देन इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी अंडर सेक्शन दिस एंड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक पोस्ट, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट वगैरह अगर आप कमाते हैं तो कितना है सर, 10% टीडीएस। इंटरेस्ट फ्रॉम अदर देन इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी अंडर सेक्शन एंड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एंड पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव से कितना, 10%। तो इस तरीके से पूरा लिस्ट है सर। यहाँ क्या है, वन इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस विनिंग्स, जो घोड़े की रेस होती है ना, उसमें भी तो बेट लगता है ना, उससे पैसा अगर आप जीत रहे हैं तो कितना है सर, 30%। ऑनलाइन गेम से जीतते हो तो कितना सर, पोकर वगैरह खेल के जीत गए तो कितना पैसा काट लिया जाएगा, 30। केबीसी से अगर आप जीतते हो तो उसमें कितना कटता है, 30% कट जाता है। सर क्यों कटता है, क्योंकि जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 30% रेट है, तो टीडीएस 30% कट जाए। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है सर, आपको मैक्सिमम केस में दिस इज अ वाइडर टर्म्स, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर, ये सबसे अधिक यूज होगा आपके, जब यूज करेंगे टीडीएस काटेंगे, कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर कोई पेमेंट कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर का ना बहुत ही वाइड डेफिनेशन है। अगर आप उसको सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 से ज्यादा पेमेंट करते हैं या एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा करते हैं, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो कितना टीडीएस काट देना है उसको, 1%। इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा अगर है तो कितना टीडीएस काटना है, 2%। सारी बात समझ में। डिडक्टी अगर क्या है, इंडिविजुअल एचयूएफ के है तो कितना काटना है टीडीएस, 1%। और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो कितना काटना है, ये एचयूएफ होगा, कितना होगा, 2%। तो ये रेट आपको हमेशा अपने पास रखना होगा, ये रेट चार्ट, और इसके बेसिस पे काटना होगा सर। ये इतना लिस्ट यूज नहीं होता सर, एक तो 194 सबसे अधिक यूज होता है और 192 सैलरी यूज होता है। ठीक है, 192 एंड 194 सी, ये आपको बहुत देखने को मिलेगा। रेंट वेंट का केस है तो कौन सा, ये भी देखने को मिलता है सर, रेंट का केस है 194 आई। बोलता है रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अगर प्लांट एंड मशीनरी पे कोई रेंट वेंट ले रहा है 2,40,000 से ज्यादा अगर पेमेंट कर रहा हो तो कितना टीडीएस काट लो, 2%। रेंट ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे 2,40,000 से ज्यादा अगर पेमेंट कर रहे हो तो कितना टीडीएस काट लीजिए, 10%। कितना काट लीजिए, 10%। ठीक है, रेंट ऑन लैंड बिल्डिंग फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स 2 लाख, पहले 1,80,000 था, है ना। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, जैसे पहले कितना था, 1,80,000 था, मतलब 15,000 रुपए। तो बहुत से केसेस में क्या होते हैं, जैसे रेंट, मेरे केस में भी है एक जगह, एक लोग हमसे रेंट है जिसकी रेंट 30,000 रुपये वो हमसे लेते हैं, कितना लेते हैं, मैंने कहा 30,000 रुपये, लेकिन 15,000 रुपये ऑनलाइन लेते हैं और 15,000 क्या बोलते हैं, कैश लेते हैं। क्यों, क्योंकि टीडीएस का चक्कर ना हो, समझ रहे हो बात को। लेकिन उनको अब मतलब हो सकता है वो अपडेटेड ना हो, मतलब अभी कितना हो रखा है सर, ये 1,80,000 लास्ट ईयर था, अभी इस साल कितना हो गया है, 2,40 हो गया, मतलब 20,000 भी अगर वो हमसे लेंगे तो टीडीएस का चक्कर नहीं रहेगा। सैलरी वैली के भी केसेस में बहुत सी जगह सैलरी कैश दिया जाता है और कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है, कि टीडीएस का चक्कर ना हो। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि घर वर किराए उराए पे ले रखे हैं, समझ रहे हो आप लोग। तो ये पूरा लिस्ट आपको ध्यान में रखना होगा, ये प्रोफेशनल टैक्स का है 194G, ये पूरी लिस्ट है। इसमें इतना लंबा देखिए डरने की जरूरत नहीं, ये सब ज्यादा यूज नहीं होगा। ज्यादा आपका यूज क्या होगा, 192 अगर आप सैलरी इनकम से काट रहे हैं
194C वर्क फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट पे लगता है, और रेंट वगैरह। ये चार पांच हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बाकी कभी कभार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक 200 206A8, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके एंट्री की बात करें तो इसकी एंट्री कैसे एंट्री करेंगे आप लोग? जैसे मान लो सैलरी है, किसी को सैलरी आप 1,20,000 दे रहे हैं और उस पर टीडीएस कितना काट रहे हैं? मान लो 10% काट रहे हैं, या 10,000 रुपए उस पर टीडीएस काट रहे हैं। सैलरी इनकम में देख ध्यान देना, सैलरी इनकम 192 में रेट नहीं है, एवरेज बेसिस है। वो क्या बोलते हैं कि जितना वो पैसा सैलरी से आप पे कर रहे हो प्लस उनसे इंफॉर्मेशन ले लो एम्प्लॉय से अपने कि वो क्या अदर इनकम कमाते हैं, उस टोटल इनकम पे पहले आप टैक्स कैलकुलेट करो और डिवाइडेड बाई 12 करके एवरी मंथ एवरेज बेसिस पे उनसे टीडीएस काट लो। तो मान लो 1,20,000 सैलरी दे रहा है और उस पर टीडीएस काट रहा है 10,000। अब आप बताओ टीडीएस की एंट्री क्या, सैलरी की एंट्री कैसे करेंगे? ड्यू की एंट्री बताओ, पहले सैलरी ड्यू की एंट्री क्या करेंगे? मान लो मिस्टर एक्स को पेमेंट करना है सैलरी, फिर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। नॉर्मली यही सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई 1,20,000 सैलरी देना है, 10,000 हमें टीडीएस काटना है, बताइए इस सैलरी की एंट्री हम क्या करें? हाँ, और पहले ड्यू का बताओ। देखिए आप लोग अकाउंटिंग के पहले ड्यू की एंट्री बताओ, फिर पेमेंट की एंट्री करेंगे, क्योंकि सैलरी हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली अकाउंटिंग में, हम लोग क्या करते हैं पहले ड्यू पे करते हैं फिर पेमेंट करते हैं। अकाउंटिंग अगर आपको याद होगा कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक टॉपिक था, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस मतलब लेन देन कैश में होगा तभी उसको एक एंट्री करेंगे, और एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? राइट टू रिसीव एंड ऑब्लिगेशन टू पे है, तो आपको तुरंत एंट्री कर लेना है। क्या सैलरी हम लोग ऐसा पेमेंट करते हैं कि आज 30 तारीख है तुरंत पेमेंट कर दो? बहुत ही रेयर टू रेयरेस्ट फॉर्म में ऐसा होता है सर। 30 की सैलरी, या गवर्नमेंट में है तब 30 की सैलरी 30 को, अगर छुट्टी पड़ गई तो 29 में। नॉर्मली लोग क्या पेमेंट करते हैं? 10 तारीख को, या 5 तारीख, या 10 तारीख, या बहुत लोग तो 15 तारीख भी कर देते हैं। और इसके पीछे लॉजिक समझते हो क्या है? क्यों ये प्राइवेट फॉर्म में 5, तो गवर्नमेंट फॉर्म में तो कोई जॉब छोड़ता नहीं है, बहुत रेयर केस में कोई छोड़ता है। प्राइवेट फॉर्म में क्या होता है? और अच्छा, गवर्नमेंट फॉर्म में क्या होता है कि आप हायर हो गए, बहुत आपको ऐसा नहीं कि वहां नहीं सुनना पड़ता है। अगर आप गलत काम करेंगे, ठीक से काम नहीं करेंगे, तो आपको लोग दो शब्द नहीं सुनाएंगे, क्योंकि निकालने का डर नहीं है, बहुत हैवी कोई चिल्लाए ऐसा डर नहीं है। प्राइवेट फॉर्म में क्या है, अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपका सीनियर आपको सुनाएगा, राइट, आपका ओनर आपको चिल्लाएगा। प्राइवेट फॉर्म में क्या होता था कि अगर आप 30 तारीख को दे दिए, या 25 तारीख को अपने एम्प्लॉय पे चिल्ला दिए अच्छे खासा, और सैलरी कब बांट देते हो आप? 30 तारीख को। क्या करेगा सर? कट लेगा जी, जहां 30 को लिया कट लिया सर। तो ये कट ना पाए तो इनको क्या दिया जाता है सर? 10 या 15। अब जैसे ही 10-15 आता है, ये सोचता है 30 तारीख, सोच लेते जिस दिन डांट खाएगा उसी दिन सोच लेगा अब ये लास्ट महीना, अब इनके बाद हम काम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन सैलरी कब मिलता है? 10 तारीख, क्या पता। तो जैसे ही अकाउंट क्रेडिट होता है तो आधा मिनट, चलो बॉस क्या नाम है, गुस्सैल है लेकिन अपना, अपना बॉस अपना है सर, अच्छा है। जैसे समझ रहे हो बात को? आप किसी से कोई चीज पूछोगे वो नहीं बताएगा, आप देखना, मतलब एक साइकोलॉजी बता रहा है। आपको किसी से कोई भी चीज बार्गेनिंग करनी है, जैसे कोई सामान आपको लेना है, या किसी एडवोकेट से कोई काम कराना, कुछ भी कराना है, आप बोल दो, जैसे मान लो बोले नहीं नहीं 25,000 से कम नहीं होगा, आप लोग नहीं सर 10,000 ले लीजिए, 15,000 ले लीजिए, 20,000 ले लीजिए, 22,000 ले लीजिए, नहीं सुनेगा। आप 10,000 10,000 दो, ऐसे गड्डी रखिए सर, पैसा तुरंत सामने क्या रखना पड़ता है सर, तो प्लीज इसको कर देना, तुरंत मान जाए। ये ताकत होती है मैंने। जैसे मुझे एक काम कराना था, थोड़ा इलीगल था वो, मैं कहते रह गया सर इतने में कर दी, नहीं, लेकिन जहां मैं निकाल के हो गया, उसमें ताकत होती है, राइट। तो जहां पैसा मिलता है सर, आधा तो ऐसे ही बॉस जो अभी तक गंदा था वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है सर, अच्छा लगने लगता है। और दूसरा, अरे यार छोड़ना ही तो 10-15 तारीख, तो 10-15 दिन कर लिए हैं, 10-15 दिन में ये वाला महीने भी कर ले तो ये महीने की सैलरी मिल जाएगी, इस चक्कर में वो कभी छोड़ नहीं पाता। समझ रहे हो?
तो हम लोग ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। किस बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं सर? ड्यू बेसिस पे। तो पहले सैलरी ड्यू की करेंगे 30 तारीख, क्योंकि ड्यू मतलब क्या होता है? लाइबल टू पे या राइट टू रिसीव। जब अगर चीजें हो जाए तो आपको एंट्री कर देनी है। तो हमारी लाइबिलिटी कब हो जाती है सर? जैसे ही महीना एंड हुआ हमारी लाइबिलिटी हो जाती है, भले ही हम पेमेंट उसको 10 तारीख को करें या 5 तारीख को करें या 15 को करें। तो सैलरी ड्यू की एंट्री क्या करेंगे? वेरी गुड, सैलरी अकाउंट डेबिट। नहीं, टीडीएस का केस है। सैलरी अकाउंट डेबिट, मान लो 1,20,000 हमें सैलरी देना है और 10,000 टीडीएस काटना है। तो टू पार्टी अकाउंट मिस्टर एक्स कितना? 1,10,000। इनको 1,20 नहीं देंगे। टू टीडीएस कितना? 10,000। सर टीडीएस आपने क्रेडिट क्यों किया है? ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी। उसके बाद फिर हम लोग पेमेंट की एंट्री करेंगे सर। तो क्या एंट्री करेंगे? मिस्टर एक्स। अच्छा, ये मिस्टर एक्स को कौन से ग्रुप में आप लोग रखोगे? कौन सा ग्रुप बनेगा टैली में? सर एक सैलरी पेबल का ग्रुप बना लो। किसका ग्रुप बना लो? सैलरी। नॉर्मली क्या एंट्री होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। लेकिन सैलरी टू सैलरी पेबल में हमें पता नहीं चल पाता कि किस बंदे को सैलरी पे कर। जैसे अगर मैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड है, 3 लोग हैं। अब मैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल कर दूंगा तो पता चल पाएगा मिस्टर एक्स को कितना देना, वाई को कितना देना, जेड को कितना देना। तो हम लोग जो जितने भी इंप्लॉय है उसको ग्रुपिंग किसके अंडर में कर देते हैं? सैलरी पेबल के अंडर में कर देते हैं। तो सैलरी पेबल क्या है आपका? करेंट लायबिलिटी है। क्या है? करेंट लायबिलिटी। तो ये इसकी ग्रुपिंग किस में होगी सर? सैलरी पेबल। आपको टैली में ग्रुप बनाना पड़ेगा किसके अंडर में? करेंट लायबिलिटीज के अंडर। तो सैलरी अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा? सैलरी पेबल अकाउंट या टू मिस्टर एक्स, है ना, टू टीडीएस। अब हमें क्या करना होगा सर? सैलरी हम पेमेंट करेंगे। जब सैलरी पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? मिस्टर एक्स डेबिट टू, नहीं नहीं, 1,10 से क्रेडिट क्यों? तो 1,20 क्यों दोगे? कितने से क्रेडिट करेंगे? एक पेमेंट करेंगे 1,10,000 टू बैंक अकाउंट 1,10,000। और टीडीएस का पेमेंट जब करेंगे हम लोग तब एंट्री क्या कर देंगे? टीडीएस अकाउंट डेबिट टू। आपको 1,20 देना था, 1,10 दे दिया किसको? मिस्टर एक्स को। और 10,000 किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। किस फॉर्मेट में? टीडीएस। सारी बात समझ में? तो ये हमें टीडीएस की एंट्री करनी। तो टीडीएस रेट चार्ट आप अपने पास रखें। वहां से अगर डाउनलोड नहीं हुआ तो बहुत सी साइट्स हैं जहां पे आप टीडीएस रेट चार्ट क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। और ये टीडीएस की आप क्या कर सकते हैं? एंट्री आपको इस तरीके से करना होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सर? इनेबलिंग टीडीएस। अब ये हम टैली में एंट्री सीख रहे हैं। टीडीएस की क्या सीख रहे हैं? टैली में एंट्री सीख रहे हैं, किस तरीके से एंट्री हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सर? जैसे जीएसटी की एंट्री करना होता है तो जीएसटी को इनेबल करना पड़ता है। टीडीएस की एंट्री करनी है तो किसको करना होगा सर? टीडीएस को इनेबल करना होगा। ठीक है। टीडीएस में क्या करना होगा हमें अपना? अच्छा, हम टीडीएस तभी काट पाएंगे जब हम हमारे पास टैन नंबर, क्योंकि हम काट तो लिए लेकिन हमें टीडीएस पेमेंट भी तो करना है। तो टीडीएस पेमेंट करने के लिए बैंक अकाउंट में आपको पैसा जमा करना है या पेमेंट करना है, आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो हमारे पास टैन नंबर होना चाहिए। नहीं है तो टैन, जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसी तरीके से किस में कराना होगा? तो टैन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, टैन नंबर लेना होगा। तो यहाँ हम लोग अपना टैन नंबर वगैरह डाल देंगे सर। बोला इनकम टैक्स इज डिडक्टेड एट अ सोर्स बेस्ड ऑन द रेट डिफाइंड इन द एक्ट फॉर द deducting against the nature of payment. We will be deducting TDS of an advertisement contractor. अगर आप एडवर्टीजमेंट से भी सर्विस ले रहे हैं, किसी कंपनी से किससे सर्विस ले रहा है? एडवर्टीजमेंट का, वो भी किसमें टीडीएस कटेगा? 194C। मतलब पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़ा टर्म है सर। किसी से भी कम इलेक्ट्रिशियन से काम कराए, ठीक है, मतलब पूरा आपने फिटिंग विटिंग कराया अच्छा खासा, 2-3 लाख 5 लाख पेमेंट करना है, आपको क्या देना पड़ेगा? 194C। आप अपने ऑफिस का इंटीरियर करवाए, कौन से में आएगा? 194C।
कॉन्ट्रैक्टर मतलब ऐसा नहीं कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है उससे काम कराओगे तभी 194C कटेगा। ये सब जितने भी काम है सर वो ऑलमोस्ट किस में आते हैं, 194। हाँ हाँ, 10%, अलग अलग रेट है, 10% नहीं है सबका, किसी का 1%। हाँ, इसमें 2%, 1 और 2, 194C आते हैं। ये आपको रेट चार्ट दे। हाँ, इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल के लिए कितना है, अगर हमारा डिडक्टी तो जिससे काट रहे हैं, अगर वो इंडिविजुअल HUF तो कितना काटता है, 1%, और उसके अलावा कोई है तो 2%। फोर्थ लेटर अगर P लिखा हुआ है तो प्रोप्राइटरशिप है, मतलब इंडिविजुअल है, 1%। और F लिखा है या P के अलावा कुछ भी लिखा है, F लिखा हो, C लिखा हो, C मतलब कंपनी, F मतलब पार्टनरशिप फॉर्म, तो कितना परसेंट काटना है, 2%। पैन कार्ड का चौथा लेटर जो होता है वो फर्म्स वगैरह का बताता है, और पांचवा लेटर जो होता है वो आपके सब नेम, जो आपका लास्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर होता है। जैसे अगर किसी का नाम है महेंद्र प्रताप साहू, तो क्या रहेगा उसका पांचवा लेटर सर, एस रहे, एस रहे, एस, लास्ट नेम का फर्स्ट। और हम आप सब जितने भी बनाते हैं, अगर हम लोग पार्टनर वार्टनर नहीं है, मतलब फॉर्म नहीं है, अगर पर्सनल नाम से जितने भी पैन बनाते हो आप लोग, सब लोग चेक करोगे, पी रहेगा आप लोग का चौथा लेटर, क्या रहेगा, पी रहेगा आपके पैन कार्ड का। पी मतलब प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल बोल सकते। यहाँ क्या करना पड़ेगा सर, क्रिएटिंग टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, हमें टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना पड़ेगा टैली में। टू क्रिएट द लेजर गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, क्लिक F12 कॉन्फ़िगरेशन के रहिए, अलाउ सिंगल बिल वैल्यू टू यस। अच्छा, कुछ केसेस में क्या है आपका, कुछ केसेस में क्या है, सिंगल बिल वाला चक्कर है सर। जैसे ये 30,000 रुपए या साल भर में 1 लाख से ज्यादा अगर पेमेंट कर रहे हो, सिंगल बिल 30,000 से ज्यादा हो तो भी आपके पर लाइबिलिटी आ जाएगी। बहुत लोग क्या करते थे जैसे सिंगल बिल 30,000 का है, अब इससे बचने के लिए क्या करते थे, दो बिल दे देते सर, एक 15 एक 15, 30,000 का काम किए, दो बिल चका दिया आपको। तो अब हाँ, तो टीडीएस नहीं कटता था, तो गवर्नमेंट ने फिर क्या बोल दिया कि नहीं, ओवरऑल अगर 1 लाख से ज्यादा भी है तो भी क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। पहली कहानी ना, यहाँ मैं टाइम नंबर डाल दूंगा इनका, BANM 57, 57012I। क्या बोला है, 10 स्ट्रक्चर फॉर्मेट शुड बी 4 अल्फा, ठीक है, 5 न्यूमरिक्स एंड 1 अल्फा। अच्छा, ऐसा ना, एस नहीं, एस उसको नहीं है, BANM है, वही गड़बड़ हुआ, वही इसलिए स्ट्रक्चर गड़बड़, BANM 5701। ठीक है, डिडक्टर टाइप क्या है सर, जो काट रहा है वो क्या है, कंपनी है।
क्रिएट, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये ऑप्शन जैसे ही टीडीएस आपने एक्टिवेट किया, ये ऑप्शंस क्या हो गया सर, ऑन हो गया। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, ठीक है, इस पे गए, क्या नाम है सर इसका, जो बना रहे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे आप बना लोगे पेमेंट कौन सा सेक्शन है 194C और इसका कोड क्या है 94C 94C। वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ सिंगल बिल इसमें नहीं दिख रहे हैं तो F12 करेंगे हम लोग और अलाउ द सिंगल बिल वैल्यू क्या कर देंगे, अलाउ टैक्स रेट विदाउट पैन का भी हम लोग डाल देंगे सर। सिंगल बिल कितना है सर 30। कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा आपको, सबसे पहला फोकस किस पे जाना चाहिए F12। जैसे मुझे ये ऑप्शन नहीं दिखा, हमने कहा कर दिया F12 का चेक देखा वैल्यू ठीक। विद पैन रहेगा तो कितना रहेगा सर, अच्छा डिडक्टर विद पैन रहेगा सर 1, विदाउट पैन 20। रेट फॉर, ये है ध्यान रखिएगा यहाँ क्या लिखा है, रेट फॉर इंडिविजुअल HUF। ये हमारी बात नहीं कर रहा है, हम जिसका टीडीएस काट रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि सामने वाला पार्टी इंडिविजुअल HUF है तो कितना 1%, एंड रेट फॉर अदर मतलब इंडिविजुअल HUF के अलावा है तो 2%, और अगर वो पैन नहीं दिया तो 20%। एंड थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट कितना है 1 लाख रुपए, कितना है, समझ पा रहे हो ये क्वेश्चन में, ये मतलब टीडीएस रेट चार्ट के हिसाब से डालना है अपन। 194C क्या है, 194C में क्या लिखा था, सिंगल बिल 30,000, अगर आप रेट चार्ट देखोगे सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000, एग्रीगेट ट्रांजेक्शन 1 लाख, इंडिविजुअल HUF का रेट 1%, अदर देन इंडिविजुअल HUF का रेट 2%। आ रही बात समझ में, तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे सर, नेचर ऑफ पेमेंट, जो जो भी हमारे पे अप्लीकेबल है, जो भी सेक्शंस, उस पर क्या करना होगा, नेचर ऑफ पेमेंट बनाना होगा। अच्छा ये वही बता रहा है, अगर आपका टोटल ऑल बिल एक्सीड करता है 1 लाख से ज्यादा तो देन द टीडीएस विल बी डिडक्टेड, टीडीएस विल बी डिडक्टेड इफ अ सिंगल बिल इज ग्रेटर देन द 30,000। फिर यहाँ कस्टमाइज वाउचर नंबर क्या है, ये आप लोग जानते हो, वाउचर नंबर कस्टमाइज कर लेते हो ना, अल्ट है ना, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग क्या कर देंगे, यस करके उसके प्रीफिक्स सफिक्स डिजिट जितने, ये तो ऑलरेडी बताया हुआ है सर। तो ये पेमेंट का कर रहा है, किसका कर रहा है सर, पेमेंट का कर रहे हैं। स्टार्टिंग नंबर 1 विथ 5 प्रीफिल विथ 0, ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर लेजर्स बना रहे हैं सर, कौन सा लेजर, बैंक अकाउंट का, बैंक ओडी के तहत। फिर एक्सपेंसेस का लेजर बना रहे हैं, कौन सा, एक्सपेंसेस का, क्या नाम है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, किसके अंडर में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या टीडीएस इस पे अप्लीकेबल है, मतलब आपको टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर है तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ अप्लीकेबल, ठीक है। उसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या सेलेक्ट कर लेंगे, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। क्रिएट द लेजर, और फिर हम टीडीएस का लेजर बनाएंगे, किसका बनाएंगे, टीडीएस का। तो हमने बताया था चाहे जीएसटी हो चाहे कुछ भी, आप लोग एंट्री चालू करिए भाई, एंट्री चालू करिए, बैठे नहीं, नहीं आप लोग का तो बताना है आगे, जितना बताया है उतना कर लिए हो ना आप लोग, एंट्री उंट्री करते तो रहो, कम से कम वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन और डाउट आपस में डिस्कस करती है। क्रिएट द लेजर्स फॉर टीडीएस एज फॉलो, चाहे जीएसटी हो, कोई भी टैक्स का लेजर किसके अंदर बनता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में टीडीएस, एंड नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये कौन सा नेचर का है सर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अब किसका लेजर बना रहे हैं सर, ये अपने सप्लायर का लेजर बना रहे हैं। सप्लायर देखो हमारा क्या है, कंपनी है सर, क्या है, कंपनी, कितना टीडीएस कटेगा 2%, कितना टीडीएस कटेगा 2%। अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर्स मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस। इज टीडीएस डिडक्टेबल, यस। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, डिडक्टिव टाइप कंपनी है सर, डिडक्ट टीडीएस इन द सेम वाउचर, सेम वाउचर मतलब जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, पहले एंट्री पूरे अमाउंट का करेंगे फिर टीडीएस काटने की अलग एंट्री करेंगे, समझ रहे हो, ये एक तरीका क्या है, जैसे हम पहले सैलरी कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 1,20,000, फिर मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू टीडीएस 10,000,
एक तरीका ये है सर, और एक तरीका क्या है, एक ही बिल में दोनों कर लो सर। सैलरी अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू मिस्टर एक्स, 1,10,000 टू टीडीएस 10,000। कोई बोल रहा है क्या आप सेम बिल में सेम वाउचर में टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं, तो आंसर इज यस। और ये डालना जरूरी है, अगर आप ये नहीं डालोगे तो कितने परसेंट से टीडीएस काट लेगा, 20% से टीडीएस काट लेगा। 2% पे कितना टीडीएस कट जाएगा, 20% टीडीएस कट जाएगा। अब हम लोग सर क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे। जैसे पहला बिल हमें रिसीव्ड हुआ किससे, हम लोग क्या करवाए सर, ग्लो आउटडोर एडवर्टाइजिंग टुवर्ड्स द होल्डिंग ऑन बस स्टैंड पे हमने सर एक एडवर्टाइजिंग इनसे लगवाया 25,000 रुपीज का। तो हम लोग किस में एंट्री कर रहे हैं सर, परचेज वाउचर्स में। ठीक है, अकाउंटिंग इनवाइस कितना करेंगे सर, पार्टी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 25,000। क्या इस पे टीडीएस आएगा, नो सर। हमारा सिंगल बिल क्या है, 30,000 से ज्यादा, और ओवरऑल लिमिट 1 लाख से ज्यादा हुआ क्या, नो। तो इस पे टीडीएस कटेगा नहीं सर। तो सिंपल एंट्री क्या होगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ग्लो एडवर्टीजमेंट प्राइवेट। सारी बात समझ में, इस पे टीडीएस नहीं काटेंगे। और एंट्री करने के बाद जैसे हम लोग जीएसटी में GSTR 1 देखते हैं, GSTR 3B का रिपोर्ट देखते हैं, उसी तरीके से इसका रिपोर्ट देखने के लिए कौन से फॉर्म में चले जाएंगे, 26Q में चले जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट एंड 26। The amount 25,000 appears in the row under exemption limit. This is because the exemption limit is 1 lakh and the single bill value of this bill is below 30,000. तो ये किस में दिखेगा, अंडर एग्जेम्पशन लिमिट। सारी बात समझो। देखिए यहाँ पे लिखा है डिडक्शन एट अ नॉर्मल रेट, जो रेट चार्ट के हिसाब से है। डिडक्शन एट अ हायर रेट, पैन कार्ड नहीं दिया तो हायर रेट। लोअर रेट, अगर आपको बताया कि अगर कोई लोअर रेट का सर्टिफिकेट हमें दे देता है तो लोअर रेट। जीरो रेटेड टैक्सेबल एक्सपेंसेस, कोई एग्जेम्प्टेड करा लेता है, जीरो रेट करा लेता है तो जीरो रेट। एग्जेम्प्ट इन लीव ऑफ पैन अवेलेबल, फिर कुछ ऐसे केसेस है जिसमें पैन अवेलेबल है तो वो एग्जेम्प्ट किया गया है तो उसमें आ जाएगा। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 2 आ रहा है, आगे कर एग्जाम है। अच्छा ठीक है, चलो यहीं पे ओवर करते हैं हम लोग। आप लोग ट्रांजेक्शन 1 तक कर लिए हैं, राइट। पेज नंबर नोट कर लो आप लोग, कहां तक, 180 से स्टार्ट करना है कल, ठीक है, पेज नंबर 180।